चैप्टर 11 नर्क की आग। जब सत्य ने उस जमीन की तरफ देखा जहां पर उसने बिजली की चाबुक से मारा था, वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया था और उस गड्ढे में सत्य को कोई चीज नजर आ रहा था, जिसके कारण उसके चेहरे पर एक हैरानी आ गया था। असल में उस गड्ढे में एक चमचमाता हुआ एक गोला था जिससे बहुत तेज गर्मी निकल रहा था। जब सत्य ने उस गोले को देखा तो उसने हैरानी से कहा, ये तो नर्क के आग की बीज है। थोड़ी देर हैरान रहने के बाद सत्य ने उस लावा जैसे गर्म जगह पर चला गया। उस शक्ति बीज के गर्मी के कारण वहां की सारी जमीन लावा जैसा हो गया था, जिसके कारण अग्रवाल खानदान के लोगों का मानो गर्मी से बुरा हाल हो गया था और वह सभी पसीने से भीग गया था। जब सत्य ने उन सब की हालत देखा तो उसने उस शक्ति बीज को अपने हाथों में ले लिया और सत्य ने एक ही झटके में उस शक्ति बीज को निगल गया। जब राज अग्रवाल ने सत्य को वह शक्ति बीज निगलते देखा तो वह काफी घबरा गए कि कहीं उस शक्ति बीज की गर्मी के कारण वह जल न जाए। पर सत्य को तो उस लावे से ज्यादा गर्म शक्ति बीज को खाने के बाद तो मानो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जब ये सब अग्रवाल खानदान के लोगों ने देखा तो वह सभी काफी हैरान हो गए। उन सबको तो यही लगा था कि कहीं वह शक्ति बीज उसे जला न दे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और सत्य ने अपने अंदर ताकत बढ़ते हुए महसूस कर रहा था। और फिर उसने अपने मन में ही कहा, अगर ये नर्क के आग की शक्ति बीज कुछ 10,000 साल पुराना होता तो मेरी शक्ति और बढ़ जाती। इन सभी विचारों को अपने मन से निकालते हुए राज अग्रवाल से कहा, जो कि आपकी दिक्कत अब खत्म हो गया है तो अब मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर राज अग्रवाल ने कहा, क्यों ना आप हमारे यहाँ ही रात का खाना खा ले। ये सुनकर सत्य ने कहा, नहीं अब मुझे जाना होगा। ये सुनकर राज अग्रवाल ने नाखुश लगते हुए कहा, ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, पर मैं तो यही कहूंगा कि आप आज रात का खाना मेरे घर में ही खाए। ये सुनकर सत्य ने कुछ नहीं कहा और अपने घर की तरफ बढ़ गया। जब राज अग्रवाल ने सत्य को जाते हुए देखा तो वह अपना सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता और राज अग्रवाल ने काजल को बुलाया और काजल से राज अग्रवाल ने कहा, तुम जाओ और मिस्टर सत्य को उसके घर को छोड़ दो। ये सुनकर काजल ने हाँ में सिर हिला दिया और वह अपनी गाड़ी को पार्किंग से निकालकर सत्य के पीछे चला गया और सत्य के पास जाते ही काजल ने अपनी गाड़ी रोक दिया और ये देखकर कि काजल की गाड़ी है तो सत्य ने बिना कुछ कहे ही सत्य काजल की गाड़ी में बैठ गया और काजल ने भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और सत्य के घर की तरफ बढ़ गया। सत्य के घर के बाहर गाड़ी रोकते ही सत्य गाड़ी से बाहर निकल गया और अपने घर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी काजल बोली, मिस्टर सत्य, कल आप तैयार रहिएगा, कल मैं यूनिवर्सिटी के बाद आपको लेने आऊंगा। ये सुनकर सत्य ने कुछ भी नहीं कहा और अपने घर की तरफ बढ़ गया और जब काजल ने ये देखा कि सत्य बिना कुछ बोले ही चला गया तो काजल ने कहा, ये कितना अकड़ू इंसान है, पर मुझे ये बहुत पसंद है। और वह अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां से अपने घर तरफ चली गई और सत्य अपने घर आते ही रात का खाना खाया और सोने चला गया। सुबह होते ही सत्य ने अपना नाश्ता खत्म किया और अपने यूनिवर्सिटी की ओर चला गया। यूनिवर्सिटी आते ही सत्य के पास एक लड़की आया और उसने सत्य से कहा, आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। ये सुनकर सत्य ने बिना कोई भाव लाते हुए कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ये सुनकर वह लड़की ने कुछ नहीं कहा और आगे आगे चली गई और सत्य भी उसके पीछे पीछे मीटिंग हॉल में चले आया। और जब सत्य मीटिंग हॉल में पहुंचा तो सत्य ने देखा कि रूपेश के हाथ पैर और गले में पट्टी बंधा हुआ था। जब सत्य ने आचार्य रूपेश को देखा तो उसने आचार्य रूपेश को अपने ठंडे भाव से देखने लगा और जब सभी आचार्यों ने ये सत्य को देखा तो वह सब काफी हैरान हो गया। उन सभी को तो लगा था कि सत्य कम से कम 30 साल का तो होगा ही, पर यहाँ तो सत्य केवल 18 साल का ही था। और जब सभी आचार्यों ने सत्य को एक नज़र देखा और फिर आचार्य रूपेश को एक झलक देखा तो आचार्य रूपेश देख लिया था कि उन सभी के आंखों में अपने लिए मजाक उड़ाने की भाव देख लिया था और आचार्य रूपेश ने उन सभी से दबी आवाज में कहा कि अभी तुम इस लड़के की ताकत को अभी नहीं देखा है, जब देख लोगे तो तुम सबको पता चल जाएगा कि ये लड़का जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ये सुनकर वह सभी सत्य की तरफ देखा और जब सभी आचार्यों ने देखा कि सत्य उन सभी को अपने ठंडे नज़रों से देख रहा है तो उन सबको सत्य की नज़रों से डर लगने लगा था
और जो सभी आचार्य सत्य को सजा देना चाहते थे वह अब सत्य के आते ही बिल्कुल खामोश हो गया था, मानो उसमें कुछ बोलने की ताकत ही नहीं बची हो। और जब प्रिंसिपल सोनिया ने देखा कि वह सभी आचार्य कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो उसने अपने मीठी आवाज में बोली, तो अब आप सभी बताइए कि आप सभी को सत्य से क्या बात करनी थी। ये सुनकर सभी आचार्यों ने किसी तरह अपने डर को छुपाते हुए कहा, हाँ, हम सभी यही कहना चाहते थे कि सत्य को आचार्य रूपेश से माफी मांगनी होगी। ये सुनकर सत्य ने एक नज़र उन सभी आचार्यों को देखा तो वह सभी आचार्य डर गए, पर ये सोचते हुए कि वह सभी आचार्य है इसलिए उन सभी के पास थोड़ी हिम्मत आ गया और उन सभी आचार्यों ने कहा, सत्य तुम्हें आचार्य रूपेश से माफी मांगने ही होगी। तो आखिर क्या होगा आगे? क्या सत्य आचार्य रूपेश से माफी मांगेगा या फिर सत्य उन सभी आचार्यों को सबक सिखाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आप हमें कुछ विलेन के नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैप्टर 12, सत्य ने आचार्यों का किया बुरा हाल। सभी आचार्यों की बातों को सुनकर सत्य अपनी ठंडी आवाज में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो इसलिए मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, और किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं उसकी हालत भी आचार्य रूपेश की तरह कर दूंगा। ये सुनकर सभी आचार्यों ने प्रिंसिपल सोनिया की तरफ देखा और बोला, प्रिंसिपल सोनिया, इसमें आप क्या कुछ भी नहीं बोलने वाली हो? ये सुनकर प्रिंसिपल सोनिया ने अपने मीठी आवाज में कहा, इस मामले को तो आप सभी ने ही इतनी हवा दी है तो इसमें मैं आप सभी की कोई मदद नहीं करूंगी। ये सुनकर सभी आचार्यों ने कहा, तो ठीक है, तो और अब हम सभी अपने ही भाषा में समझाएंगे। ये सुनकर प्रिंसिपल सोनिया ने कहा, तो फिर ठीक है, तो सत्य अगर आप सभी की भी हालत खराब कर देता है तो आप सभी मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। ये सुनकर उन सभी आचार्यों ने तो पहले थोड़ा परेशान हुआ और कुछ समय बाद बोला, ठीक है, तो डील डन करते हैं। ये सुनकर प्रिंसिपल सोनिया बोली, तो फिर मेरी ओर से भी ओके है। ये सुनकर सभी आचार्यों के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने सत्य की तरफ पलटते हुए कहा, बच्चे, तो तुमने क्या सोचा है? हम सब से माफी मांगोगे या हम सब तुमसे जबरदस्ती तुम्हें अपने घुटने पर बैठा दूं? ये सुनकर सत्य ने अपना कड़क आवाज में कहा, मैंने तुम सबको मौका दिया था अपनी गलतियों को सुधारने का, पर तुम सभी अब वह मौका खो दिया है। ये सुनकर एक आचार्य ने गुस्से से कहा, तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम ऐसे माफी नहीं मांग रहे हो? और इसी के साथ एक आचार्य ने सत्य के ऊपर दबाव बनाया, पर जब उस आचार्य ने देखा कि उसकी शक्ति का सत्य के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, तो उस आचार्य ने अपना पूरा शक्ति से दबाव बनाने लगा, लेकिन अभी भी सत्य के ऊपर कोई परवाह होते हुए नहीं देखा। तो उस आचार्य ने दबाव बनाना बंद कर दिया और अपने हाथों में पावर्स लाते हुए सत्य को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ गया। ये देखकर सत्य ने अपने एक हाथ से ही उस वार को रोक दिया, और जब सत्य ने आचार्य के मुक्के को रोका तो एक जोरदार धमाका हुआ और उस हॉल में धूल मिट्टी उड़ने लगा। जब सत्य ने उस आचार्य के हमले को देखकर बोला, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो तुम सब एक साथ आओ। और जब प्रिंसिपल सोनिया ने सत्य की बातों को सुना तो सत्य से बोली, क्या तुम अपने हैंडसम चेहरे को क्यों खराब करवाना चाहते हो? ये सुनकर सभी आचार्य पहले तो थोड़ा हैरान हो गया और फिर सभी हाँ में सिर हिलाते हुए वह अभी सत्य के तरफ बढ़ गया, और ये देखकर सत्य के चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान आ गया और उन सभी आचार्यों को हमला करने को कहा। ये सुनकर सभी आचार्य गुस्से से भर गया और आखिर ऐसा हो भी क्यों न, आखिर सत्य तो केवल उस यूनिवर्सिटी का एकमात्र स्टूडेंट था और वह सभी सत्य की तरफ बढ़ गया। ये देखकर भी सत्य के चेहरे का भाव नहीं बदला और वह सभी अपना अपना तकनीक का उपयोग करने लगा। पहले आचार्य ने सत्य की तरफ अपना मुक्के से मारा, पर सत्य ने उस आचार्य के हमले को भी एक हाथों से ही रोक दिया, जिसके कारण वह आचार्य काफी पीछे हट गया। और तभी दूसरे आचार्य ने भी अपना हमला कर दिया और उसकी हमले को भी सत्य ने एक ही हाथ से रोक दिया, और वह आचार्य कुछ कदम पीछे हट गया। और एक बार फिर से वह सभी अपने अपने सबसे ताकतवर तकनीक का उपयोग किया, पर इस बार उन सभी के तकनीक पहले से काफी भयानक था, जिसे देखकर प्रिंसिपल सोनिया के चेहरे पर थोड़ा सा घबराहट आ गया, पर उसने कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप उस मुकाबले को देखने लगी। तभी एक आचार्य ने सत्य से कहा, सत्य, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, चुपचाप हार मान लो वरना तुम पर मजबूरी में हमें हमला करना होगा।
ये सुनकर सत्य ने कुछ नहीं कहा और शांति से खड़ा होकर सभी आचार्यों का हमला करने का इंतजार करने लगा। ये देखकर एक आचार्य को रहा नहीं गया और उसने हमला कर दिया। पर सत्य ने उसकी हमले को एक फूंक से ही उसी पर लौटा दिया और वो हमला उसी आचार्य को जाकर लगा। ये देखकर उन सभी आचार्यों को भी रहा नहीं गया और उन सभी ने अपना हमला कर दिया। पर सत्य ने एक ही मौके में सारा हमले को एक बार में ही रोक दिया, जिसके कारण उस हॉल में चारों तरफ के फर्श के तो कई टुकड़े हो गया और जहाँ जहाँ सत्य की सफ़ेद ऊर्जा गिर रहा था वहाँ का तो सारा चीज़ों को बर्बाद कर रहा था। और जब धूल और मिट्टी साफ हुआ तो प्रिंसिपल मैम ने देखा कि वो हॉल पूरी तरह बर्बाद हो गया था। ये देखकर प्रिंसिपल सोनिया ने अपने मन में ही कहा, मुझे नहीं लगा था कि ये लड़का इतना ताकतवर होगा। और उस हॉल की हालत देखकर प्रिंसिपल सोनिया आहे भरने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब सभी आचार्यों ने ये देखा कि उसके वार का कोई असर नहीं हुआ तो उन सभी के चेहरे पर डर नजर आने लगा। और सत्य ने अपना हाथ ऊपर उठाया। सत्य के हाथ उठाते ही उस हॉल में एक भारी दबाव बनने लगा, जिसके कारण वह सभी आचार्यों के मुंह से खून निकलने लगा और सभी आचार्यों की पैर कांपने लगा। उन सभी के पैरों की हड्डी टूट गया। सत्य की शक्ति का दबाव न केवल उस आचार्यों को सामना करना पड़ रहा था बल्कि प्रिंसिपल सोनिया को भी करना पड़ रहा था, जो इस यूनिवर्सिटी में सबसे ताकतवर थी, पर उसे भी सत्य की शक्ति का दबाव का सामना नहीं कर पा रही थी। इससे वह अंदाजा लगा सकती थी कि उन सभी आचार्यों पर कितना दबाव पड़ रहा होगा। तभी सोनिया ने किसी तरह से बोली, सत्य अपना दबाव कम करो, हम सबको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये सुनकर सत्य ने अपना हाथ को नीचे कर लिया, जिससे बनी हुई दबाव हट गया, जिससे उन सभी आचार्यों को जान में जान आई। अपना दबाव हटने के बाद सत्य ने कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गया। सत्य के जाते ही एक आदमी अपने कुछ आदमी के साथ सत्य को खोजता हुआ वहां आ गया और उसने जब मीटिंग हॉल को देखा तो उसके भाव ही बदल गया। तो आखिर कौन है वह लोग जो अभी अभी हॉल में आया है और हॉल की हालत को देखकर उसका भाव क्यों बदल जाता है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। 13 सत्य की जिंदगी की सच्चाई। और जब वह आदमी उस हॉल में आया तो देखा कि सारे आचार्यों का बुरा हाल है। देख वह काफी हैरान हो गया और जब उसकी नज़र प्रिंसिपल मैम पर पड़ा तो वह काफी हैरान हो गया। और जब उस आदमी की नज़र आसपास पड़ी तो वह समझ गया कि यहाँ कुछ ही समय पहले बहुत ही बड़ा और भयानक लड़ाई हुआ था। पर वह ये भी समझ गया कि ये काम किसी दुश्मन का तो नहीं है। और फिर वह आचार्यों की हालत देख हंसते हुए कहा, लगता है कि तुमने किसी ताकतवर इंसान को नाराज किया है जिसकी सजा तुम्हें मिली है। ये सुनकर सभी आचार्य किसी तरह खड़े होते हुए कहा, लगता है कि तुम्हें हमारी हालत देखकर बहुत मजा आ रहा है। ये सुनकर महेश शुक्ला ने हड्डियों को मजबूत करने वाली की एक बोतल उन आचार्यों की तरफ फेंक दिया। गोली लेने के कुछ देर बाद ही वह सभी आचार्य थोड़ा ठीक हुआ और महेश शुक्ला प्रिंसिपल सोनिया की तरफ बढ़ गया और उसे उठाते हुए कहा, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम सब की आखिर ये हालत किसने की है? आखिर तुम सभी ने कौन से ताकतवर इंसान को नाराज किया है? ये सुनकर एक आचार्य ने बोला, हमने किसी को भी नाराज नहीं किया है। ये सुनकर महेश शुक्ला ने थोड़ा हंसते हुए ही कहा, अच्छा तो तुम सभी ये कहना चाहते हो कि तुम सभी की हालत अपने आप ही खराब हो गई है? ये सुनकर दूसरे आचार्य ने आहे भरते हुए कहा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारी हालत। तो वह आचार्य इतना बोलने ही वाला था कि तभी महेश शुक्ला बोला, खैर ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि जिस लड़के ने मेरे बेटा का जिसने अपहरण किया था वो लड़का कहाँ है? ये सुनकर सभी आचार्यों के चेहरे पर डर छा गया। उन आचार्यों के चेहरे पर डर को देख महेश शुक्ला थोड़ा सा चौंक गया और उसने हंसते हुए ही कहा, तुम सबके चेहरे पर तो ऐसे डर झलक रहा है जैसे मानो मैंने किसी भूत का नाम ले लिया है। ये सुनकर उस आचार्यों को थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई और एक आचार्य ने अपने मन में ही सोचते हुए कहा, ये जिस लड़के की नाम ले रहा है वह तो किसी शैतान से भी बढ़कर है। और उसने अपने मन में ही सोचा, अगर शुक्ला खानदान उस शैतान लड़के से अपने बेटे जोरावर का बदला लेना चाहता है तो मुझे यकीन है कि शुक्ला खानदान का कोई भी इंसान, यहाँ तक कि पूरा शुक्ला खानदान एक साथ भी हमला करता है तो भी वो उस शैतान लड़के का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और शुक्ला खानदान रातों रात बर्बाद हो जाएगा।
और वह आचार्य अपने सोच से बाहर आते हुए कहा, पर तुम उस लड़के को क्यों खोज रहे हो? अगर तुम उस लड़के से अपने बेटे का अपंग होने की वजह से यहाँ आए हो तो मैं यही कहूँगा कि तुम उस लड़के से बदला लेने का ख्यालात छोड़ दो। ये सुनकर महेश अपना पुराना वाला मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस लड़के से यहाँ कोई बदला लेने नहीं आया हूँ। ये सुनकर वह सभी आचार्य ने चैन की सांसें लेते हुए कहा, तुम उस लड़के से दूर रहोगे तो ही तुम्हारा और तुम्हारे खानदान की भलाई है। ये सुनकर महेश ने गंभीर होते हुए कहा, आखिर बात क्या है? ये सुनकर उस आचार्य ने बिना अपनी इज्जत की परवाह करते हुए कहा, वो असल में बात यह है कि जब वो लड़का यूनिवर्सिटी में आया तो हम सभी आचार्यों ने उस लड़के से माफ़ी मांगने के लिए कहा, पर जब वो नहीं माना तो हमें लगा कि हम उसे अपनी ताकत दिखाकर माफ़ी मंगवा लेंगे, पर उस लड़के ने हम माफ़ी मांगने के लिए ज़बरदस्ती करने के कारण उस लड़के ने हमारे ही ऐसी हालत कर दी। ये सुनकर महेश शुक्ला ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम सभी की हालत उस लड़के ने ही की है? ये सुनकर सभी आचार्यों ने भी ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिलाया। तो महेश शुक्ला ने उन सब की हालत समझते हुए कहा, अच्छा तो फिर क्या तुम उस लड़के के बारे में कुछ जानते हो? और इतना कहकर महेश शुक्ला ने प्रिंसिपल मैम की तरफ देखा। जब प्रिंसिपल मैम ने देखा कि महेश उसे ही घूर रहा है तो उसने एक गहरी सांस ली और बोली, वह लड़का बहुत रहस्यमयी है। जब उसने जोरावर को मारा था तो मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, पर मुझे भी ज़्यादा कुछ भी पता नहीं चल पाया। ये सुनकर महेश ने आगे पूछा, तो आप क्या जानते हैं इसके बारे में? ये सुनकर प्रिंसिपल मैम ने बोली, जहाँ तक मैं पता लगाया हूँ उसके अनुसार सत्य कुछ महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और तभी से वो कोमा में ही था और वो कुछ ही हफ्ते पहले ठीक हुआ है। पर ये कहकर प्रिंसिपल मैम रुक गई और तभी महेश ने पूछा, पर क्या प्रिंसिपल मैम? ये सुनकर वह एक पल को रुकी और अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, एक्सीडेंट से पहले वह एक साधारण लड़का था, पर जब से वह कोमा से बाहर आया तो वह काफ़ी शक्तिशाली हो गया था और उस लड़के की ताकत आज आचार्यों ने भी देख लिया। जब सभी आचार्यों ने ये सुना कि सत्य कुछ महीने पहले एक साधारण लड़का था तो वह सभी डर से कांपने लगे और कहा, इतनी जल्दी तो शैतान भी इतना ताकतवर नहीं हो सकता। और वह सभी आचार्य दिल ही दिल में ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने सत्य के हाथों से मरने से बचा लिया। और जब महेश ने ये सब सुना तो उसे तो चक्कर आने लगा और खुद को संभालते हुए कहा, चाहे जो भी हो पर सत्य को तो आज मैं अपने साथ शुक्ला पैलेस में लेके ही जाऊंगा। और इतना कहकर महेश ने प्रिंसिपल मैम की तरफ देखा और कहा, आप सत्य को यहाँ बुलाइए। सत्य को वहाँ बुलाने की बात सुनकर सभी आचार्य डर से भर गया। तो क्या होगा अब आगे? क्या सत्य महेश के साथ जाएगा? आखिर महेश सत्य को क्यों ले जाना चाहता है? अगर सत्य ने जाने से मना कर दिया तो क्या होगा? क्या मल्होत्रा खानदान की तरह सत्य शुक्ला खानदान को भी कहीं बर्बाद तो नहीं कर देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। 14 नर्क के भयानक आग में हमेशा जलते रहो। सभी आचार्यों को डरते देख महेश ने हंसते हुए कहा, आप सभी चिंता मत कीजिए, हमारा खानदान सत्य से कोई बदला लेने नहीं आया है, बल्कि हम तो सत्य से यहाँ मदद मांगने आया हूँ। ये सुनकर सभी आचार्यों ने राहत की सांस ली। कुछ समय के लिए तो उस सभी आचार्यों को लगा कि शुक्ला खानदान सत्य से बदला लेने जाने वाला है और सत्य के हाथों बर्बाद होने वाला है। पर महेश की बात सुनकर उन सभी आचार्यों को लगा था कि वह अपने यूनिवर्सिटी की एक साथी को खोने वाला है। पर अब वह सभी चैन के सांसें ले रहे थे कि शुक्ला खानदान सत्य से बदला नहीं लेने आया है, बल्कि सत्य से मदद मांगने आया है। तभी एक आचार्य बोला, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सत्य तुम्हारा मदद करेगा? ये सुनकर महेश अपने होठों पर एक स्माइल लाते हुए कहा, अगर सत्य हमारा मदद करता है तो हम अपनी कंपनी के एक बड़ा शेयर होल्डर बना देंगे। ये सुनकर आचार्य बोला, हाँ अब तो मुझे भी लगता है कि सत्य इस ऑफर को मना नहीं करेगा और वह शुक्ला खानदान की मदद के लिए तैयार हो जाएगा। वह सभी आपस में बातें कर ही रहा था कि पीछे से सत्य आ गया और बोला, कहिए क्या बात है? ये सुनकर महेश शुक्ला बोला, हमें आपकी मदद चाहिए। इतना बोलते ही वो पीछे पलटकर सत्य को देखता है
तो वह काफी हैरान हो गया। आखिर महेश हैरान हो भी क्यों न, आखिर में सत्य मात्र केवल 18 साल का एक लड़का है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लड़का जिसने जोरावर और आचार्यों की बुरा हालत किया था वह एक 18 साल का लड़का होगा। और जब महेश ने आचार्यों की तरफ देखा तो उसने देखा कि सत्य को देखते ही सभी आचार्यों की हाथ और पैर कांपने लगा। ये देखकर महेश समझ गया कि असल में सत्य वही 18 साल का लड़का है। और फिर उसने गंभीरता से बोला, मिस्टर सत्य, आपको मेरे पिताजी ने कुछ बहुत ही जरूरी से काम से बुलाया है। ये सुनकर सत्य को समझ में आ गया कि आखिर शुक्ला खानदान के मुखिया उनसे क्यों मिलना चाहता है। और सत्य बिना किसी भाव के बोला, ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर महेश वहां से उठा और खुद ही गाड़ी लेने के लिए वहां से चला गया। और जब महेश गाड़ी लेकर आया तो सत्य ने भी बिना कोई देरी किए महेश के गाड़ी में बैठ गया और महेश के गाड़ी के पीछे पीछे आने लगा। और जल्द ही वह सभी लोग शुक्ला पैलेस की ओर चल दिया। और इधर शुक्ला खानदान के मुखिया और रेवती बेसब्री से महेश के आने का इंतजार करने लगा। और कुछ ही देर में शुक्ला खानदान के मुखिया और रेवती के कानों में किसी गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज आई और वह दोनों जल्दी से गेट की ओर भागा। जब उन दोनों ने देखा कि महेश सत्य को लेकर आ गया है तो वह दोनों काफी खुश हो गया, मानो किसी प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। पर सत्य को देखते ही शुक्ला खानदान के मुखिया और रेवती के तो मानो होश ही उड़ गई हो। और शुक्ला खानदान के मुखिया ने थोड़ा गुस्सा करते हुए महेश से बोला कि ये तुम किस बच्चे को उठा के ले आए? ही मैंने तुम्हें जोरावर को अपंग बनाने वाले को लाने के लिए कहा था न, तो फिर ये सब क्या है? अपने पिता के बातों को सुनकर महेश शांति से बोला, पापा, यही मिस्टर सत्य जिसने जोरावर को अपंग बनाया था। ये सुनकर रेवती ने सत्य से कहा, तुम तो सच में काफी जवान हो। जब जोरावर ने मुझे बताया था कि उसे मारने वाला लड़का काफी जवान है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने जवान निकलोगे। ये सुनकर सत्य ने रेवती को कुछ नहीं कहा और शुक्ला खानदान के मुखिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि आप मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। ये सुनकर शुक्ला खानदान के मुखिया महेश की तरफ देखा, पर जब महेश ने ना में अपना सिर हिलाते हुए देखा तो वो काफी हैरान हो गया और कहा, तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि आपको करना क्या है? ये सुनकर सत्य ने हाँ में सिर हिलाया और जोरावर के पास ले जाने का इशारा किया। ये देखकर रेवती ने सत्य को लेकर जोरावर के कमरे की तरफ ले जाने लगी। और जब सत्य जोरावर के कमरे में आया तो जोरावर सत्य को देखते ही काफी डरने लगा। और तभी सत्य ने जोरावर के शरीर पर एक मुक्का मारा और जोर से चलाया, बाहर आओ। और सत्य के इतना कहते ही जोरावर के शरीर काला धुआं निकलने लगा और सत्य ने हवा में ही किसी की गर्दन को पकड़ लिया। और तभी सत्य ने जिसका गर्दन पकड़ा था उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे छुप सकते हो? तो अब जल्दी से सबके सामने आओ। इतना सुनकर वह ना चाहते हुए भी उसे खुद को दिखाना पड़ा। और जब सबने उसको देखा जिसकी गर्दन सत्य ने पकड़ा हुआ था, तो उस साया को देखकर सभी लोग डर गए। और सत्य ने अपने हाथों में एक काला आग को लाया और उस परछाई से कहा, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? ये सुनकर उस काली परछाई ने बहुत ही मुश्किल से ना में सिर हिलाया। तभी सत्य ने हंसते हुए कहा, ये वही आग है जिसको सभी इंसान और शैतान झूठ समझते थे। तो अब इसमें हमेशा के लिए तुम सभी जलते रहोगे। ये सुनकर उस काली परछाई के आंखों में उस आग का डर नजर आने लगा और सत्य से उसे छोड़ने के लिए गुहार लगाने लगे। ये सब देखकर सत्य ने अपने ठंडे आवाज में कहा, मेरे इस दुनिया में आने तक का तुम्हारे पास समय था, पर तुम सभी ने गुमान में आकर इसे झूठ लाया। तो अब ईश्वर के आग में हमेशा जलते रहने का मजा चखो। और इतना कहते ही वह काली परछाई को जलाकर राख कर दिया। और जोरावर जो कि बेहोश हो गया था उसके सर पर अपना हाथ रखा और अपना ऊर्जा से जोरावर के शरीर की सारा हड्डियों को जोड़ दिया। और कुछ ही समय में जोरावर उठ गया। और जब जोरावर उठा तो वो किसी को भी पहचान नहीं रहा था। तो आखिर क्या होगा आगे? जोरावर क्यों नहीं पहचान रहा है अपने ही खानदान को? कहीं सत्य ने तो नहीं उसकी यादें मिटा दी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। 15 शैतानों का खात्मा। जब सत्य ने जोरावर की बातें सुना तो सत्य ने जोरावर के मां से कहा, आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही इसे सब कुछ याद आ जाएगा।
ये सुनकर रेवती ने हाँ में सिर हिलाया और जोरावर को लेकर कमरे में चली गई और जोरावर को आराम करने के लिए कहा। और रेवती महेश और शुक्ला खानदान के मुखिया सत्य को लेकर हॉल की तरफ ले जाने लगा। सत्य हॉल की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसका कदम एकदम से रुक गया और सत्य अपने बाएं ओर की दिशा में अपने ठंडे नजरों से देखने लगा। और जब रेवती ने देखा कि सत्य बाएं ओर की दिशा में देख रहा है तो उसने मुस्कुराती हुई कही, सत्य बेटा तुम उस तरफ क्यों देख रहे हो? तभी सत्य ने पूछा, उस तरफ क्या है? जब रेवती ने सत्य का सवाल सुना तो मानो उसे भी किसी नेगेटिव एनर्जी का वहां होने का एहसास हुआ और रेवती थोड़ा डरते हुए कहा, उस तरफ तो स्टोर रूम है। तभी सत्य बोला, मुझे दिखाइए। ये सुनकर महेश ने रेवती से कहा, तुम किचन में जाओ, मैं मिस्टर सत्य को स्टोर रूम दिखा देता हूँ। ये सुनकर रेवती ने कुछ नहीं कहा और किचन की तरफ चली गई। कई दिनों के बाद रेवती ने आज अपने मन को हल्का महसूस कर रही थी और वह सत्य के लिए अच्छे अच्छे खाना बनाने लगी। और इधर महेश और महेश के पापा सत्य को लेकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया और जब सत्य स्टोर रूम के और करीब आया तो उसे नेगेटिव ऊर्जा और भी अधिक महसूस होने लगा। और जब सत्य उस स्टोर रूम में आया तो देखा कि वहाँ कोई भी नहीं। ये देखकर महेश ने सत्य से कहा, लगता है कि आपको कुछ गलत फहमी हुआ है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये सुनकर महेश के पापा ने भी कहा, ये सही कह रहा है मिस्टर सत्य, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये सुनकर सत्य ने महेश और उसके पापा से कहा, आप सभी लोग वो महसूस नहीं कर रहे हैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ। ये सुनकर महेश और उसके पापा थोड़ा भ्रमित लगने लगा, पर सत्य ने उसे कुछ नहीं बताया और अपने कठोर भावों के साथ कहा, है जमीन ईश्वर के आदेश से जिस शैतान को तुमने अपने अंदर छुपाया है उसे बाहर फेंक दो। ये सुनकर वहाँ का जमीन कांपने लगा और जो शैतान सत्य के दर जमीन में छुपा हुआ था उसे मिट्टी ने बाहर फेंक दिया। ये देखकर वह सभी शैतान फिर से कहीं छुपना चाहता था, पर उसके भागने का सारा रास्ता बंद हो गया था। ये देखकर कि उन सब की भागने का रास्ता बंद हो गया है तो शैतानों ने हंसकर कहा, बच्चे तुम्हें क्या लगा कि हम सब तुमसे डर जाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा, हम तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा खेल रहे थे। और देखना, हम सब तुम्हें फुटबॉल की तरह लात मार मार कर तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर सत्य ने हंसते हुए कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे मरेगा, और बहुत जल्द ही मैं जब मार कर उसी आग में फेंक दूंगा जिसको तुम झुठलाते थे। इतना सुनते ही उन सभी शैतानों की आंखें खून की तरह लाल हो गया और वह सभी शैतानों ने सत्य पर हमला कर दिया। ये देखकर सत्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया और आसमान में काले बादल छा गया और बिजलियां गरजने लगा और सत्य ने अपने हाथों में एक बिजली को पकड़ा और उसी बिजली से उन शैतानों को मारने लगा, जिससे वह सभी शैतान काफी हैरान होकर बोला, बॉस इस लड़के के वार से तो हमें चोट लग रहा है। ये सुनकर उनके बॉस ने कुछ सोचते हुए कहा, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एक इंसान के वार से हमें चोट कैसे लग सकती है। ये सुनकर एक शैतान ने दर्द को सहते हुए कहा, बॉस तो अब हम क्या करें? अगर हम ऐसे ही मार खाते हुए रहे तो हम जल्द ही मारे जाएंगे। ये सुनकर उस शैतानों का बॉस बोला, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम यहाँ से भागे तो भागे कैसे। तभी उसे एक दरार दिखता है। ये देखो वहाँ एक दरार है, चलो हम वहाँ से भागते हैं। अपने बॉस की बातों को सुनकर सभी ने काले धुएं में बदलकर भागने लगा। ये देखकर सत्य ने अपने कठोर आवाज में ही कहा, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। और इतना कहकर सत्य ने नर्क के आग को बाहर निकाला। उस नर्क के आग को सत्य ने एक पानी के बूंद से भी कम बाहर निकाला, पर उस बूंद में ही इतना गर्मी था कि उस कमरे का जमीन सूरज से भी ज्यादा गर्म हो गया। और जब सभी शैतानों ने ये देखा तो उसने सत्य से पूछा, ये कौन सा आग है? ये सुनकर सत्य ने कहा, ये वही आग है जिसको तुम सभी झुठलाते थे, और अब से तुम सभी इसी आग में हमेशा के लिए जलते रहोगे। और जब उस आग से किसी की दर्द से चिल्लाने की आवाज आया तो सभी शैतानों ने उस आग की तरफ देखा तो वह देखा कि वह शैतान तो वही है जो जोरावर के शरीर पर कब्जा कर लिया था। तभी उस शैतानों का बॉस बोला, लगता है कि इसी लड़के ने ही इसकी ये हालत की है। और जब उस शैतान ने देखा कि सत्य ने उस आग को बाहर निकाल लिया है तो उस शैतान ने गिड़गिड़ाते हुए सत्य से बोला, देखो लड़के, ईश्वर से कहो कि वह मुझे इस आग से बाहर निकाले। तभी सत्य ने उस शैतान से कहा, तुम सभी तो ईश्वर और उसके सजा को झुठलाते थे, तो अब हमेशा जलने का मजा चखो।
इतना कहते ही सत्य ने उस शैतान से कहा, अब तुम सभी भी हमेशा के लिए आग में जलने का मजा चखो। और इतना कहते ही सत्य के आंखों में एक काला भंवर बना और वह सभी सत्य के आंखों के जरिए नर्क के आग में गिर गया। नर्क के आग में गिरते ही वह सभी शैतान काफी जोर जोर से चिल्लाने लगा और ईश्वर से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा। ये देखकर सत्य ने उन सभी को नजरअंदाज किया और उस नर्क की आग को अपने अंदर कर लिया। तो अब क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।